डियर स्टूडेंट, यदि आप भी चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में विज्ञान में 70 नंबर लाना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि विज्ञान में आपका एक भी नंबर न कटे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने 101 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आया है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आएंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपके क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और पूरे किताब का प्रश्न देखिएगा, जितना भी आपके विज्ञान में जो भी चैप्टर हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अलग से आपको वीडियो देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 101 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग इजीली कर सकते थे। अगर 50 प्लस क्वेश्चनों का आंसर आप लोग क्या करते हैं, सही सही दे देते हैं, तो आपको मान के चलना है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही है। आपको मेरे साथ क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करते रहना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रश्न पहला है कि भाई हमारे पास क्या एक फोकस दूरी दिया है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। और यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो सभी लोग बता रहे हैं कि सर पहला वाला प्रश्न सबको क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, कि दूसरा वाला होगा, कि तीसरा वाला होगा, कि चौथा वाला। अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। जिस प्रकार हमारा वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी का दोगुना होगा, उसी प्रकार हमारा फोकस क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पूरे किताब का मैंने प्रश्न लिया है, जितना भी आपका चैप्टर है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होगा, एक एक प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बिल्कुल 100% आपका प्रश्न क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आपको मुझे बताना है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आपके सामने तीसरा वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और काफी लोग इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, हमको सिर्फ दिया है कि फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहां पे दिया है 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या किया गया, वस्तु को रखा गया है। और यहां पे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पे बनेगा, दर्पण और फोकस के बीच में बनेगा, कि दर्पण के वक्रता। इससे मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो चलिए काफी लोगों का आंसर सही भी आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको देना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी का मान निकालना पड़ेगा, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसानी से इसको मैं सॉल्व करना आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे एफ का जो हमको मान दिया हुआ है, यहाँ पे -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वस्तु को कितनी दूरी पे रखा गया है, देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। तो यहाँ पे यू का जो मान हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमें भी के मान को पहले निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है 1/v बराबर हमारे पास होता है 1/f माइनस आपका होता है 1/u। यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर 1/f। एफ का मान दिया हुआ है -10 और -u का मान हमको दिया हुआ है -20। इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ठीक है ना। आगे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1/v बराबर हो जाएगा -1/10, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/ यहाँ पे 20 हो जाएगा। आगे जब इसको स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हमारे पास +20 होगा। यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस आपका हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे सिंपली हमारा हो जाएगा 1/v बराबर -1/20। और यहाँ पे जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो v का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। देखिएगा
यहां पे क्या बता रहा है कि भाई इसकी जो फोकस दूरी थी, देखिएगा फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, और यहां पे जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या हो रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, फोकस का दुगुना दूरी पे बनेगा। तो फोकस के दुगुने दूरी का मतलब क्या होता है, यानी वक्रता त्रिज्या होता है। आर क्या होता है 2f के हमारा बराबर होता है। तो यहाँ पे f का जो हमारा मान है 10 है, v का मान कितना आया है 20 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या हो रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। और देखिएगा यहाँ पे आपको माइनस बता रहा है कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दर्पण के सामने बन रहा है। तो हमारा अगर फोकस क्या है 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसका दुगुना होगा, यानी r पे क्या हो रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि हमारा ये जो चौथा ऑप्शन दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र पे, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी स्थिति को बताएंगे। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको यूनिक लगा हो, कुछ नया लगा हो, कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला हो, तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। आगे आपको 101 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करके प्रश्नों को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। विज्ञान में एक भी प्रश्न आपके इस तरह के नहीं छूटेंगे, मेरी गारंटी है। बिल्कुल इसी में से क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे बुक का प्रश्न ले लिया है, एक भी चैप्टर आपका छूटा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास चौथा प्रश्न क्या है। आपको क्या करना है, चौथे प्रश्न का उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा क्या होता है, फोकस और ध्रुव के बीच में क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे काफी लोग बता रहे हैं, पहला बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा, कुछ लोग तीसरा, कुछ लोग चौथा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैं बता दूं प्रश्न नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका होगा सीधा आभासी बड़ा, यानी ये दूसरा वाला देख रहे हैं ना, सीधा आभासी बड़ा, बिल्कुल यही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको स्क्रीन पे भी क्या हो रहा है नजर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, एक ही कंडीशन होता है। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है क्या बनता है, हमारा सीधा आभासी, और क्या बनता है, बड़ा होता है। क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर पेपर में ये प्रश्न आ जाए, मैंने 1 से लेकर 4 तक का भी प्रश्न बताया है, अगर ये प्रश्न आ जाएंगे तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा पेपर में। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं सर कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बस इस वीडियो को स्टूडेंट देख लीजिए पूरा लास्ट तक। बिल्कुल दावा मैं कर रहा हूं कि अगर 1 घंटे से आधे घंटे जितने भी मिनट का ये वीडियो होगा, अगर पूरा देख लेते हैं तो विज्ञान में बिल्कुल आपका एक भी नंबर कटने मैं नहीं दूंगा। और डेली मैं लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने क्या आता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने दिया गया है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे आपको जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु से छोटा एवं आभासी क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। काफी लोग सही बता रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, हमेशा ये क्या करता है, छोटा एवं क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें मात्र 2 ही कंडीशन आपका होता है, ठीक है ना। आई होप आपको फिगर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं फिगर भी लगा देता हूं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। तो आपको याद रखना है जब भी इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप क्या देंगे, उत्तल ही देंगे। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 तक सबको समझ में आ गया है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि और वीडियो छोटा हो सके। तो चलिए काफी लोग बता रहे हैं सर 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, कुछ लोग 5 भी बता रहे हैं। चलो बहुत बेहतरीन आप लोगों ने बताया है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं छठे प्रश्न को। तो चलिए स्टूडेंट आपके सामने आ गया छठा नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न दिया है कि उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता। अभी मैंने आपको बताया है कि उत्तर दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपको बताना है। मैंने फिगर भी आपको दिखाया था कि आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहां पे बनता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए काफी लोग सही भी उत्तर कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है जैसे कि मैंने फिगर आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं फिर से फिगर लगा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब बनता है फोकस या उसके पहले बनता है, ठीक है ना। यानी हमारा जो मेनली प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है। आपको याद रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं आपको टिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको इजीली आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उत्तर दर्पण में वक्रता केंद्र
तथा फोकस के बीच में नहीं बनता, ये हमारा बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में ही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो काफी लोगों ने सही भी आंसर किया था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इजीली आप लोग इसको बता सकते हैं कि कांच का अपवर्तन अधिकतम होता है, आपको बताना है किस रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं काफी लोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, बैगनी रंग के लिए। बिल्कुल देखिएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जो कांच का अपवर्तनांक यहाँ कल्प के अनुसार देखें तो बैगनी रंग के लिए क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपके सामने लेके आते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, मैंने पूरा चैप्टर से क्या किया है, प्रश्नों को लिया है, कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है लेकिन काफी आसान है, ये चीजें सबको पता होता है। आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। कौन सा यहाँ पे लेंस क्या किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए बहुत शानदार, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रश्न का उत्तर काफी लोग सही दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो होगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में हम लोग कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन वही दूर रहता है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 9 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न दिया है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहां पे बनता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये प्रश्न का उत्तर किसी को गलत नहीं बताना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। मैं आशा करूंगा कि सभी लोग सही ऑप्शन बताएंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए वाला है, यानी पहला वाला है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सभी लोग का सही है। चलिए चलते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। बिल्कुल 101 प्रश्न कराऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। आपको बताना है कि भाई स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल हाँ, चलिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस है आपका। मात्र 101 प्रश्नों में से आपने 50 प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया। तो आपको मान के चलिए कि विज्ञान का पूरे चैप्टर का बहुत बेहतरीन तैयारी हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रत्येक चैप्टर से क्या किया है, क्वेश्चन लिया है, चाहे फिजिक्स हो, आपका केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। चलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न लिया है, आगे मैं बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन से एक्स्ट्रा मैंने प्रश्न लिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल अनंत बिल्कुल क्या है, क्लियर है। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100। यहाँ पे 101 प्रश्न है लेकिन मैं लाइक मात्र रख रहा हूं, 100 लाइक रख रहा हूं। देखते हैं कितना जल्दी आप लोग पूरा करते हैं। 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, अभी तक किसी ने क्या किया है, 10 लाइक नहीं किया है। जल्दी से लाइक कंप्लीट करेंगे। टारगेट आपके लिए रख रहे हैं 101 प्रश्न में मात्र रख रहे हैं 100 लाइक। देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैंने लिया है, बिल्कुल नया प्रश्न लिया है। तो चलिए हम अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, जो 101 प्रश्न है, जिनको भी इनका पीडीएफ चाहिए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं क्या करूंगा, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिल पाता है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7619935513। इस नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। मेरा पर्सनल क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी तरह से प्रॉब्लम आता है तो इन फ्यूचर आपको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और मैं फ्री में डेली क्या करता हूँ, लाइव क्लास से चलाता हूँ और पीडीएफ नोट भी सेंड करता हूँ। बहुत सारा मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, बहुत सारे विषय का क्या किया है, पीडीएफ नोट भेज दिया है। 1000 प्रश्नों से ऊपर का मैंने क्या किया है, पीडीएफ नोट भेज दिया है। तो जिनको नहीं मिला है तो वो क्या करेंगे, इस नंबर पे संपर्क करेंगे। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 8, 9, कुछ लोग 10 भी बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, प्रश्नों को करते हैं। आपके सामने लेके आते हैं 11 नंबर का प्रश्न। लेकिन जो लोग लाइक नहीं किएंगे, एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करेगा, क्योंकि इस प्रश्नों को बनाने में काफी समय लगा है और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी समय लगा है। तो चलिए लेके आते हैं 11 नंबर का। तो स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है 11 नंबर का प्रश्न। आपको जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ओम के नियम का सूत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आपको पता है कि जो ओम का नियम होता है काफी इंपोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध ओम के नियम को दिखाता है। I बराबर V इंटू आर है कि V बराबर I इंटू आर है कि R बराबर V गुणे आई है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा V बराबर I इंटू आर होगा, यानी दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे R बराबर होता है ना, R बराबर होता है आपका V बटा I, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा 2 नंबर। चलिए 12 नंबर भी प्रश्न आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है।
तो 12 नंबर प्रश्न दिया है कि विभवांतर मापक यंत्र है, यानी विभवांतर को किस मापक यंत्र से क्या किया जाता है, मापा जाता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। यहां पे मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है 101 प्रश्न कराने हैं, तो ज्यादा वीडियो लंबा भी मैं रखना नहीं चाहता हूं, ताकि आपका भी मतलब समय बर्बाद ना हो और मेरा भी समय बर्बाद ना हो। तो मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूं। इसका जो मात्रक होता है देखिएगा, वोल्टा मीटर दिया है, वोल्ट मीटर दिया है, एमीटर दिया हुआ है और ओम मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वोल्टा मीटर नहीं होगा, हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्लियर है सबको, किसी तरह का किसी को डाउट तो नहीं है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि ए मीटर नापता है। आपको बताना है कि जो ए मीटर होता है, जिस प्रकार हमारा वोल्ट मीटर होता है विभवांतर को नापता है, आपको बताना है कि ए मीटर जो होता है वो क्या मापता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा धारा। यहाँ पे देखिएगा विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए मीटर का प्रयोग करते हैं, और विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर। आप लोगों ने देखा होगा स्टेपलाइजर पे भी लिखा रहता है, और बहुत सारे ऐसे यंत्र ए लिखा होता है। तो ए मीटर को ए से दिखाते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग भी से दिखाते हैं। कितना प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न के उत्तर में काफी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा कि कितने लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओम है कि ओम प्रति मीटर है कि ओम मीटर है कि मीटर प्रति ओम है, जल्दी से बताइए। प्रतिरोधकता को देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है। प्रतिरोधकता को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है। इसको रो से दिखाया जाता है, कुछ इस तरह से क्या होता है, ये रो के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो काफी लोग ओम बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और बहुत बार एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा भी जाता है, और इस बार भी चांस है कि ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता बोले या विशिष्ट प्रतिरोध बोले, जो इसका मात्रक होता है आपका क्या होता है, ओम मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने लेके आते हैं 15 नंबर का प्रश्न। आपको बताना है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। मैंने इसको कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, लेकिन काफी लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कमेंट। तो काफी लोग गलत उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एम्पियर जो सेकंड होता है, ये आपका आवेश का मात्रक होता है। कैसे होता है तो भी मैं बता देता हूं। देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होगा, Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I का जो हमारा मात्रक होता है एम्पियर होता है, समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। आपको याद रखना है कि कूलाम कहते हैं। तो बिल्कुल चाहे कूलाम बोलिए चाहे एम्पियर सेकेंड बोलिए, बात क्या है वही है। बिल्कुल शानदार प्रश्न था कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और 15 प्रश्न हो गया तो एक बार 15 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करेंगे, यानी एक एक प्रश्न पे एक एक लाइक आपको करते जाना है। और यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि लास्ट में यानी 101 प्रश्न जब मेरा कंप्लीट होता है तो आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कर देते हैं कि नहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा होगा, काफी समय लगा होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए वो लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और आपको मैं PDF भी इसका भेज दूंगा। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 16 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको बताना है कि सिलिकॉन जो होता है वो किस तरह का पदार्थ होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे 16 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो काफी लोग सुचालक बता रहे हैं, कुछ लोग कुचालक और कुछ लोग अर्धचालक, लेकिन करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पे तीसरा वाला अर्धचालक होगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, अर्धचालक है। एक प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा अंकित टाइप का ये प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पास दो प्रतिरोध है, एक R1 है एक R2 है। अगर इनको क्या किया जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आएगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हम आपको 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध हमारा R1 है और एक प्रतिरोध हमारे पास क्या है, R2 है। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है और समांतर क्रम में जोड़ना है। तो हमारे पास होगा 1/R बराबर आपका हो जाएगा 1/R1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/R2। सिंपली आप लोग जानते हैं 1/R बराबर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 और इंटू हो जाएगा R2। इससे हम भाग करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या हो जाएगा R2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे R2 से भाग करेंगे तो हमारे पास R1 बचेगा। और यहाँ पे देखिएगा हम इसका क्या करते हैं, जैसे 1/R है तो जब हम इसको उल्टा करेंगे यानी R लिखेंगे तो ये भी हमारा ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चला आएगा। यानी हमारे पास R बराबर सिंपली हो जाएगा यहाँ पे R1, यहाँ पे हो जाएगा R2 बटे हम क्या करते हैं R2 को ना
R2 को बाद में लिखते हैं, R1 को पहले लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा R2। तो देख रहे हैं ना, आपको याद रखना है कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी दो प्रतिरोधों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो हम कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रखिए, क्योंकि इसके बाद एक प्रश्न आएगा अभी 18 नंबर प्रश्न, इसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 17 नंबर का, आपको यहां पे ऑलरेडी चूंकि यहां पे 4 नंबर टिक किया गया है, लेकिन ये 4 नंबर क्या है, गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। हमारा ऊपर इंटू के रूप में आया था और नीचे हमारा प्लस किया गया था, तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 18 नंबर प्रश्न थोड़ा सा इसी के आधार पे है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं 18 नंबर कराने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में 101 प्रश्न मैं कराने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी, तो उसको ज्वाइन कर लिया। अगर बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, आपको पीडीएफ नोट चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, मैराथन क्लासेस चाहिए, बिल्कुल सब कुछ फ्री होता है। और ये मैं पहली बार क्या कर रहा हूं, आपको तैयारी नहीं करा रहा हूं, इसके पहले भी मैंने क्या किया था, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया था, और मेरे चैनल से पढ़ के काफी लोगों का 95% 96% नंबर आया। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, काफी लोगों ने अपना वीडियो भी भेजा है, मैंने किस किस तरह से पढ़ाया, 6-6 घंटे मैंने लाइव क्लासेस चलाया था, मैराथन क्लासेस चलाया था, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग देख सकते हैं, उनका भी वीडियो चैनल पे मिल जाएगा कि किस तरह से मेहनत करके उन्होंने क्या किया था, इस चैनल के माध्यम से क्या किया, अच्छा परसेंटेज पाया है। अगर आप भी इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका भी परसेंटेज इन्हीं के जैसे आने वाला है। तो चलिए लेके आते हैं आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न। तो आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, इस फिगर के माध्यम से आपको बताना है यहाँ पे जो धारा आई है उसका मान कितना होगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसका उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग अलग अलग क्या कर रहे हैं, आंसर कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि आई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा मैं बता दूं कि आई बराबर जो हमारा होता है V/R होता है। तो हमारे पास V का मान है, हम R का मान निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। बताया था कि तुल्य प्रतिरोध निकालना, अगर दो हमारे प्रतिरोध क्या हो, समांतर क्रम में हो, तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम R का मान निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे R बराबर देखिएगा, R1 भी हमारा क्या है, 2 ओम है। मैं एक बार दिखा देता हूं, R1 भी 2 ओम है, R2 भी 2 ओम है। तो यहाँ पे बस हम मान को रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, यानी आपके पास हो जाएगा 2 दूना 4, 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ओम आ जा रहा है, यानी परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है आपके पास 1 ओम आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास V का भी मान दिया था, कि V का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा यहाँ पे विभवांतर का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे हमने आपको फार्मूला बताया है कि I बराबर हमारा होता है V/R होता है। तो V का मान हमारे पास कितना है, 2 है, और यहाँ पे R का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। 1 से 2 में भाग करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी हमारा 2 एम्पियर क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर है क्या। तो बिल्कुल ऑप्शन में देखिए हम देख रहे हैं कि 2 एम्पियर हमारा लिखा हुआ है चौथा वाला ऑप्शन में, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा है। इसी प्रकार मैं एक एक प्रश्न को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, चाहे बायोलॉजी का प्रश्न हो, चाहे केमिस्ट्री का प्रश्न हो, चाहे फिजिक्स का प्रश्न हो। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने लिया है, 101 प्रश्नों को लिया है, पूरा किताब का ही मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लिया है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टूडेंट एक बार लाइक करिए वीडियो को, और चलते हैं हम 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न भी आपको इजीली दिखाई दे रहा है, सिंपल प्रश्न है, बस आपको माइक्रो का मतलब समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है 1 माइक्रो ओम का मान होता है, आपको बताना है 10⁻⁹ ओम होता है, कि 10⁻6 ओम होता है, कि 10⁻3 होता है, कि 1 ओम होता है। यानी कहने का मतलब ये है, आपको बताना है कि 1 माइक्रो ओम में कितना ओम होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो काफी लोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल 10⁻6 ओम बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 माइक्रो में क्या होता है, 10⁻6 होता है। यहाँ पे ओम भी दे सकता है, मीटर भी दे सकता है, एम्पियर भी दे सकता है। बस आपको याद रखना है कि माइक्रो की बात जब भी कहेगा तो वहां पे पावर कितना होता है, -6 होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे दिया हुआ है किलोवाट घंटा मात्रक है। आपको बताना है कि किलोवाट घंटा जो होता है, जिसको kWh बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं kWh। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो आपको बताना है ये किसका मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का होता है, विद्युत सामर्थ्य का होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, कि आवेश का होता है। तो काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको होगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक क्या होता है, हमारा किलोवाट घंटा होता है, या इसी को
हम लोग यूनिट बोलते हैं। आपको पता है कि आपके घरों में मीटर लगा होता है, आपको घर में जो भी बिजली जलता है उसको यूनिट के रूप में आता है कि 10 यूनिट जला है कि 40 यूनिट जला है। तो बिल्कुल हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 21 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, यानी 1 यूनिट बोलिए चाहे 1 किलोवाट घंटा बोलिए, इसमें कितना जूल होता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को कमेंट करते जाना है और अपने आप को पहचानते जाना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। करेंगे कमेंट को बिल्कुल कमेंट से क्या करना है, भर देना है। तो मैं चेक करूंगा कि कौन कौन क्या कर रहे हैं, कमेंट करेंगे। जो लोग कमेंट करते हैं इसका मतलब है आप लोग क्या करते हैं, अपने टीचर का चाहे जो भी आपको क्या करते हैं नॉलेज देते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट से भर देना है। जितने भी प्रश्न आपको पता है सबका उत्तर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 3.6 गुणे 10 पे क्या होगा, यहाँ पे 6 जूल हो जाएगा। बिल्कुल हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यही होगा, यानी 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल ही हमारा क्या होता है 1 किलोवाट घंटा में होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस मान को याद रखिएगा। कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इस बार भी चांस है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर का प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है, यानी कहने का मतलब यह है एक अश्वशक्ति जो होता है कितने वाट के बराबर होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो काफी लोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे 746 वाट बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि हीटर का तार बना होता है। देखिएगा इस प्रश्न को कई बार पूछा भी गया है कि हीटर में जो तार लगा होता है वो किस धातु का होता है। तो आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस धातु का बना होता है, तांबे का, पीतल का, लोहे का कि नाइक्रोम का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा वाला, नाइक्रोम वाला। काफी लोग सही भी उत्तर दे रहे हैं। जो लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और जो भी उसका उत्तर है क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट 24 नंबर का प्रश्न कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मात्रक है जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग 20 से दिखाते हैं जबकि चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग 5 से दिखाते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक इसमें से कौन नहीं है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है कि टेस्ला नहीं है कि गॉस नहीं है कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी ये जो मात्रक है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए मेरे पास क्या है 101 प्रश्न है। तो हो सकता है बाय द वे मुझसे भी कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में अगर किसी ऑप्शन में क्या हो गया, गलती हो गया होगा। अगर मुझसे कहीं पे किसी प्रश्न में गलती हो गया होगा, अगर मैंने गलत आपको बता दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो सही आंसर होगा उसको पिन करने के लिए ऐसा करूंगा। अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हो गया होगा तो मुझे आप लोग माफ करेंगे और सही उत्तर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आपके सामने लेके आते हैं 25 नंबर का प्रश्न, लेकिन 24 लाइक जो लोग अभी तक कंप्लीट नहीं किया है जल्दी से एक बार 24 लाइक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करना है और 95% से ऊपर नंबर लाना है और बिल्कुल फ्री में सब कुछ क्या करना है। तो चलिए लेके आते हैं आपके सामने 25 नंबर का प्रश्न। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने आ चुका है 25 नंबर का प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसके पहले जो प्रश्न था वो पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहला वाला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक नहीं है। यहाँ पे जो हमारा पहला दिखाई दे रहा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं कि न्यूटन, यहाँ पे लिखा जाता है प्रति एम्पियर मीटर। ऐसे भी क्या होता है, कभी कभी देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को हमारा लिख देता है न्यूटन एम्पियर पे -1, मीटर पे क्या होता है -1। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल बात क्या है, एक ही है। चलिए आपके सामने लेके आते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हमसे हो गया है कि यहाँ पे 101 प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 100 प्रश्न बना रहा था, मैं 100 प्रश्नों को बना रहा था, लेकिन 25 नंबर का क्वेश्चन मैंने 2 बार ही लिख दिया है। इसीलिए जो मेरा प्रश्न है 101 प्रश्न हो गया है और काफी अच्छा भी नंबर है।
ये 101 क्या होता है, काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करूंगा कि मां शारदे की कृपा से आपके भी जीवन में कुछ अच्छा हो, आपका भी जो टारगेट है वो बिल्कुल आपका जो टारगेट बना उसको पूरा हो। स्टूडेंट, यदि आपके भी मन में मां शारदे के प्रति प्रेम है, आप भी चाहते हैं कि मां शारदे आपके कृपा बरसाएं और आपका भी परसेंटेज अच्छा आए, आप भी बोर्ड एग्जाम में क्या करें, टॉप करें, तो अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं दूसरा वाला 25 नंबर का प्रश्न, यानी ये 26 नंबर का प्रश्न है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 25 नंबर का 2 प्रश्न देखेंगे। यहां पे देखिए लिखा गया एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि जो गतिमान आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कि केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं यहां पे क्या कर रहा उत्तर बता रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि जो गतिमान आवेश होता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या करता है, उत्पन्न करता है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरे बुक का क्वेश्चन दिया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आपको भी विज्ञान में क्या करना है, पूरा का पूरा नंबर पाना है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, प्रत्येक विषय का मैं क्या करूंगा, मतलब 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करा दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है विषय का नाम और 100+ लिख देना है या 100 लिख देना है। इस विषय का क्या करूंगा, 100+ क्वेश्चनों को क्या करूंगा, बना दूंगा। तो चलिए आपके सामने आ चुका है 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। देखिए आपको बताना है कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। यहां पे मैं बता दूं कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, जो इसका मात्रक होता है, आपको याद रखना है वेबर होता है। ये हमारा क्या होता है, वेबर होता है, यही हमारा क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 27 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत जनित किसका स्रोत होता है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, यांत्रिक ऊर्जा का, कि इनमें से कोई नहीं। तो काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। यहां पे विद्युत जो जनित होता है, जिसको डायनेमो या जनरेटर बोला जाता है, उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट यहां पे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न और 28 नंबर प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन सा यंत्र करता है, ट्रांसफार्मर है कि यह आपका दिया हुआ है चल कुंडली धारा मापी है कि विद्युत मोटर है कि डायनमो है। तो डायनमो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जब ये क्या करता है, गति करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 28 प्रश्न हो गया। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, यहाँ पे टारगेट पूरा नहीं हुआ है। एक बार सपोर्ट जरूर करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे काफी समय लगा है और सबसे ज्यादा जो समय लगा इस वीडियो को एडिट करने में लगा है। तो प्लीज एक बार सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मैं क्या करूंगा, 100+ प्रश्नों का वीडियो बनाऊंगा। मान लीजिए अगर मैं मेहनत करता हूं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर एक वीडियो पे मैं देता हूं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता है। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए लेके आते हैं 29 नंबर का प्रश्न। अभी 101 प्रश्न बाकी हैं हर एक। अभी तो फिजिक्स का प्रश्न चला, इसके बाद केमिस्ट्री का प्रश्न आएगा, इसके बाद से बायोलॉजी का प्रश्न आएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, अतिरिक्त प्रश्न आएगा। मिक्स प्रश्न मैं लास्ट में कराऊंगा, यानी आई थिंक 70-75 क्वेश्चन कराने के बाद से वहां पे आपको मिक्स प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। लेकिन यहाँ पे पहले आपको फिजिक्स का प्रश्न मिल रहा है, इसके बाद से केमिस्ट्री का मिलेगा, उसके बाद से बायोलॉजी का मिलेगा। पूरे किताब का प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके सामने लेके आते हैं 29 नंबर का प्रश्न। अब आ गया है केमिस्ट्री का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये सबको पता है कि आपको उदासीन विलयन बोला जाए, आसुत जल बोला जाए या शुद्ध जल बोला जाए, इसका जो पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। इससे नीचे अगर आप जाएंगे 7 से कम हमारा क्या होता है, अम्लीय विलयन का मान होता है और 7 से अधिक क्या होता है, हमारा क्षारीय विलयन का मान होता है। आई होप आपको 29 नंबर प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने आ गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तभी मैंने आपको बताया है कि 7 के नीचे जाएंगे तो अम्लीय हो जाता है और 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 7 से कम, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 31 नंबर का प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर हो सकता है इस वीडियो को बाद में कोई देखता है, कोई नया स्टूडेंट आता है, चाहे कोई भी देखता है, तो
वहां पे अगर कमेंट बॉक्स खोले तो उसको भी पता चले कि हाँ इतने स्टूडेंटों ने क्या किया है, सही जवाब दिया है, और इस स्टूडेंट ने क्या किया है, बिल्कुल यहाँ पे हर एक प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का नंबर और क्या करना है, उसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भाई कभी भी अगर इस चैनल पे ये वीडियो मिले तो आपका नाम यहाँ पे जरूर रहे कि आपने इतने प्रश्नों का उत्तर दिया है। और लास्ट में भी आपको बता देना है कि 101 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। ऐसा करूंगा आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जिसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है या धोने का सोडा बोला जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा Na2CO3 × 10H2O, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। काफी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि फिटकरी, लेकिन देखिए मेरे भाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा विरंजक चूर्ण होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी जो पदार्थ है हमारा क्या है, फिटकरी नहीं है, वो क्या है, विरंजक चूर्ण है। ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या होगा, विरंजक चूर्ण बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगर विरंजक चूर्ण है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण को क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके सामने है 33 नंबर का प्रश्न है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूपी बोर्ड 2023 में अगर चाहते हैं कि विज्ञान में एक भी प्रश्न आपका न छूटे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई। 1-2 घंटा आपके लिए क्या हो सकता है, पूरा का पूरा नंबर दिला सकता है। तो चलिए आपके सामने है 33 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या होगा, NaCO3, यानी खाने का सोडा जिसको मीठा सोडा कहते हैं, बहुत सारे लोग इसका उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCO3, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा NaHCO3। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर का प्रश्न आ गया है। यहाँ पे आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि Fe हमारा करता है, जिंक भी करता है, Mg भी हमारा करता है, Cu जो हमारा कॉपर होता है वो क्या करता है, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको 34 नंबर तक के प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 34 लिखा गया है, लेकिन एक प्रश्न एक्स्ट्रा इसमें है। यहाँ पे 35 प्रश्न आपका हो गया। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 35 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने क्या किया है, सही दिया है। यानी मेरे बताने से पहले आपको उत्तर पता था। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि 35 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। तो चलिए काफी लोग 30-25 अलग अलग कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोग का हो रहा है। अगर 101 प्रश्नों में से आपने 50 प्रश्नों का उत्तर अपने आप बिल्कुल सही दे दिया तो मान के चलिए कि आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी पूरे विज्ञान के सभी चैप्टरों पे क्या है, अच्छा पकड़ है। यानी प्रत्येक चैप्टर पे आपका जो मतलब कमांड है बहुत बेहतरीन हो रहा है, और बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 35 नंबर का। देखिए आपके सामने आ चुका है 35 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी मतलब धातु है जो ठंडे जल से क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को निकालती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि तांबा हमारा क्या होता है, ये नहीं निकाल पाता हाइड्रोजन गैस को। सोना भी नहीं निकाल पाता है, एल्युमिनियम भी नहीं निकाल पाता है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोटेशियम। जो के होता है हमारा क्या करता है, ये ठंडे जल से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन गैस को निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर है 35 नंबर प्रश्न। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मैं इसका सही उत्तर क्या करूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 36 नंबर का प्रश्न। ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 36 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। यहाँ पे ठंडा जल था और यहाँ पे क्या है हमारा अम्ल में से। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जिंक होगा। ये देखिएगा Ag नहीं निकाल पाता है, और यहाँ पे क्या करता है हमारा Cu भी विस्थापित नहीं कर पाता, Hd भी विस्थापित नहीं कर पाता। जिंक क्या करता है, अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला। अगला प्रश्न आपके सामने है 37 नंबर का प्रश्न। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मृदा धातु है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम लोग मृदा धातु बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सोडियम होगा। सोडियम मृदा धातु बोलते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कंफ्यूजन होगा तो एक बार गूगल करके जरूर देख लीजिएगा, अपने टीचर से एक बार पूछ लीजिएगा। लेकिन ये प्रश्न जो भी है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आप देख लेते हैं पूरा का पूरा तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपका बोर्ड एग्जाम में छूट जाए। तो यहां पे चलिए आपके सामने लेके आते हैं 38 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी आसान भी। आई थिंक ये सबको पता भी होगा कि लिथियम विकर्ण संबंध प्रकट करता है। आपको बताना है
कि जो लिथियम होता है किसके साथ विकर्ण संबंध दिखाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चौथा वाला हो जाएगा। लिथियम क्या आता है, मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि 39 नंबर का प्रश्न दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है, यानी बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है। आपको बताना है परमाणु भार पे है, परमाणु क्रमांक पे है, संयोजकता पे है, रासायनिक क्रियाशीलता पे है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे मैं बता देता हूं करेक्ट ऑप्शन जो होगा आधुनिक आवर्त सारणी का जो हम मतलब वर्गीकरण किया गया है वो हमारा परमाणु क्रमांक के आधार पे किया गया है। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा 39 नंबर तक का प्रश्न। अब चलिए आपके सामने लेके आते हैं 40 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। आपको बहुत सारे आईपीएससी नाम लिखे गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए एथिल एल्कोहल का जो आईपीएससी नाम होता है आपका होता है एथेनॉल होता है। ये क्या होता है, एथेनॉल होता है। आपको याद रखना है कि एथिल एल्कोहल का जो आईपीएससी नाम होता है वो क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 40 नंबर यानी हमारा एक एक्स्ट्रा प्रश्न था ना, 25 नंबर 2 बारी था, यानी 41 प्रश्न यहाँ पे हो गया। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए 41 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है। अगर 41 में से आपको 20 प्लस क्वेश्चनों का उत्तर आपको पता था तो मान के चलिए बहुत बेहतरीन आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन टारगेट का आपको पूरा जरूर करना है। अगर आपके मन में भी क्या होगा, मां शारदे के प्रति प्रेम होगा, अगर एक टीचर के प्रति आपका प्रेम होगा, आप लोग भी एक टीचर और मां शारदे का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत कम जगह बचा हुआ है। वो ग्रुप जैसे ही भर जाएगा, आज या कल में वो ग्रुप भर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अगर कहीं भी समस्या आता है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप से जुड़ के संपर्क करेंगे। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 41 नंबर का प्रश्न। चलिए सुना, आपके सामने आ चुका है 41 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया है कि तो यहाँ पे पूछा जाए कि ब्यूटेनॉन का क्या करना है, आपको क्रियात्मक समूह बताना है। तो आपको याद रखना है कि ब्यूटेनॉन का जो क्रियात्मक समूह होता है Cu होता है। वो क्या होता है, Cu होता है। तो ये वाला दूसरा वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आता है ना, आपका होता है एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, तो यहाँ पे क्या होता है, Cu होता है। यहाँ पे दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन है। जिनको उत्तर पता था वो लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 42 और 43 दोनों प्रश्नों को मैं दिखा देता हूं एक साथ। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न दिया गया, फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएससी नाम है। तो देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड किसको बोला जाता है, आपको बोला जाता है HCHO को। देखिएगा HCHO, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं HCHO, इसी को बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इसका जो आईपीएससी नाम होता है स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो काफी लोग बता भी चुके होंगे। यहाँ पे इसका जो आईपीएससी नाम होता है मेथेनॉल होता है। HCHO को हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ दिया था कि निम्नलिखित में मेथेनॉल का क्या है सूत्र है, चाहे पूछ दिया था HCHO का आईपीएससी नाम है। तो आपको याद रखें, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड का हमारा आईपीएससी नाम है, चाहे पूछ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। तो इस पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेंगे। फिलहाल मैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर पूरा का पूरा पीडीएफ चाहते हैं। इसके पहले मैंने क्या किया है, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है उसका पीडीएफ एक एक प्रश्न का मैंने, चाहे छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, सबको मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ा दिया है। मैथ का भी बहुत सारा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। आगे आपको जनवरी से क्या होगा, मैराथन क्लासेस मिलेगा, जिसमें मैं 6-6 घंटा 7-7 घंटा क्या करूंगा, लाइव आके क्या करूंगा, आपको चैप्टरों का रिवीजन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर क्या होता है। यहाँ पे दिया गया प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। यहां आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। यहां पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और उसके बाद हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। यहां पे 43 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा मेथेन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं CH4। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, CH4। तो मेथेन क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। क्लियर है। चलिए आपके सामने आ गया है 44 नंबर का प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, जो केरोसिन ऑयल होता है उसमें बताना है कि कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है। 5 से 6 तक होता है, 8 से 9 होता है, 18 से 22 होता है कि 11 से 16 होता है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर उत्तर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है मिट्टी के तेल में वो क्या होती है, C11 से लेकर C16 के बीच में हमारा होता है।
क्लियर है ना। चलिए आपके सामने लेके आते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न खत्म हो गया, लेकिन आगे अभी बहुत सारा प्रश्न, आई थिंक 75 या 70 क्वेश्चन के बाद से फिर से प्रश्नों को मिक्स करके आपको मिलेगा। उसमें आपको बायोलॉजी का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, और क्या होंगे आपके केमिस्ट्री के भी प्रश्न मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल केमिस्ट्री का प्रश्न खत्म हो गया है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है हमारा बायोलॉजी का प्रश्न। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी में काफी लोगों का बेहतरीन तैयारी नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो को देख लेते हैं तो बायोलॉजी का भी पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। और लास्ट में मैं मिक्स प्रश्नों को भी लेके आऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए आपके सामने आ चुका है 45 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दे रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे गले में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आवाज में थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, चूंकि लगातार बोलने से गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ कि मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तो इसका उत्तर आज यहाँ बुक में देखेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि 3 जोड़ी कौन कौन सी ग्रंथियां हमारी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 46 नंबर का प्रश्न दिया है कि पित्त रस का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पित्त रस होता है कहां पे बनता है, अग्नाशय में बनता है, वृषण में बनता है, यकृत में बनता है कि पित्ताशय में बनता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूं कि जो पित्त रस बनता है हमारे लीवर में बनता है। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। यानी यकृत में ही क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं 47 नंबर का प्रश्न। तो ईशु ने यहाँ पे आ चुका है 47 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रिकों का कार्य है, जो ब्रिक होता है वो हमारे क्या काम करता है? श्वसन करता है, परिवहन करता है, उत्सर्जन करता है कि पाचन करता है? तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको उत्तर में बता देता हूँ कि जो हमारा ब्रिक होता है इसका जो कार्य होता है उत्सर्जन का काम होता है। जो ब्रिक होते हैं ये क्या करते हैं? उत्सर्जन का काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 48 नंबर का प्रश्न। ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बताना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो मतलब किस काम आता है, उसका जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उत्सर्जन में होता है कि पाचन में होता है कि श्वसन में होता है कि वृद्धि में होता है? जल्दी से सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टूडेंट काफी लोग सही भी बताए हैं, यहाँ पे श्वसन होगा। यहाँ पे क्या होगा? श्वसन होगा। ठीक है ना। आपके सामने लेके आते हैं 49 नंबर का प्रश्न। कहने के लिए 49 प्रश्न है, लेकिन आपका हो गया 50 प्रश्न, क्योंकि इसके पहले 2 प्रश्न एक्स्ट्रा था 25 नंबर पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में ऑक्सीजन की कला में लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग होता है। यहाँ पे आई थिंक जो प्रश्न में हमको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, यहाँ पे चूंकि बुक में यही प्रश्न दिया हुआ था, यहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना चाहिए। कला से कोई विशेष मतलब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हीमोफीलिया होगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आपको क्या करना है? थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना है कि ये प्रश्न में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी लगा है। मैं जब प्रश्न बना रहा था तभी मुझे इसमें डाउट हुआ था, और मैंने थोड़ा सा सर्च इसके किया था तो ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं था। तो एक बार आप लोग को थोड़ा सा देख लेना है कि 49 नंबर जो प्रश्न है इसका सही प्रश्न क्या होगा और सही उत्तर क्या होगा। मतलब वैसे तो कला से हमको कोई विशेष मतलब नहीं लग रहा है। इस कला के जगह पे जहां तक मुझे लग रहा है कमी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ कई जगह क्या किया है, पहला वाला भी ऑप्शन दिया है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा एक बार वेरीफाई करेंगे और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ कि 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में अगर कहीं भी आपको डाउट होगा तो एक बार गूगल पे सर्च जरूर करिएगा। सबसे पहले एक बार सर्च करेंगे, फिर भी कहीं डाउट होता है तो अपने टीचर से स्क्रीनशॉट लेंगे और दिखाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और मेरा व्हाट्सएप भी नंबर दिया गया, इसको भी थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मेरा 49 नंबर प्रश्न को वेरीफाई करने में। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 50 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया है नर जनन अंगों से संबंधित नहीं। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारा नर जनन अंग से संबंधित नहीं है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं कि यहाँ पे होगा प्रोटेस्ट ग्रंथि। यहाँ पे देखिए आपका 51 प्रश्न हो गया, यानी 50 नंबर लिखा गया है।
आपको जल्दी से बताना है कि यानी हम लोग क्या हुए हैं, इस वीडियो के लगभग आधे तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि 51 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको सही पता था, यानी स्वयं आपको पहले से उत्तर पता था। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे बोलते बोलते आप लोग देख सकते हैं मेरा गला का जो आवाज है थोड़ा सा बदल गया होगा, यानी काफी प्रश्न थे तो काफी यहाँ पे मतलब मेहनत करना पड़ा है और काफी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए इस वीडियो पे, तभी मैं क्या करूंगा आगे से क्या करूंगा अन्य विषयों के हम क्या करेंगे 100+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो बनाएंगे। और जहां तक मुझे पता है कि आपको ऐसा लग भी रहा होगा ये जो प्रश्न है बिल्कुल न्यू प्रश्न है और आज तक मैंने क्या किया था ऐसे प्रश्नों को नहीं कराया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक बार अगर आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं चाहिए, आपसे मैं बिल्कुल एक भी रुपए नहीं मांग रहा हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी क्या करना है, इसको शेयर कर देना है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज्वाइन करेंगे, लगता है तभी सपोर्ट कीजिए। चलिए हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं करेंगे फिर भी हम क्या करेंगे आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। मेरा टारगेट है कि आप लोग क्या हो इस बारी भी क्या हो 95% से ऊपर नंबर पाए। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 51 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे देखिएगा आप जब बुक को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो क्लोरोफिल का टाइप होता है ना कई टाइप का होता है, तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल ए में होता है कि क्लोरोफिल बी में होता है कि क्लोरोफिल ए और बी में, कि यहाँ पे दिया है ज़ैंथोफिल में होता है। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन आपको सही बता देता हूं, यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल ए में भी होता है और क्लोरोफिल बी में भी होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपको नए मिलेंगे लेकिन अगर कहीं भी डाउट होता है तो एक बार अपने टीचर या गूगल की मदद आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 52 नंबर का प्रश्न कि प्रकाश अभिक्रिया में होती है। आपको बताना है कि जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है, राइबोसोम में होता है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूं कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हरित लवक के ग्रेना में क्या होता है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 53 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि क्लोरोफिल प्रकाश से ग्रहण करता है। यहाँ पे आपको बताना है भाई, आपको पता है कि जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होता है, लेकिन जो क्लोरोफिल होता है वो कितने रंगों को ग्रहण करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी हमारा क्या है इंपोर्टेंट प्रश्न है। और बहुत सारे लोग क्या होंगे इसमें कंफ्यूज होंगे और इसका उत्तर आप लोग नहीं भी बता पाएंगे। मुझे पता है कि यहाँ पे 1 से 2% लोग क्या करेंगे इसका उत्तर बता पाएंगे। तो जिनको पता है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है ना वो बैगनी, नीला और लाल रंग को क्या करता है, ऑब्जर्व कर पाता है। यानी बैगनी, नीला, लाल रंग, यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। किसी को डाउट अगर होता है तो एक बार अपने टीचर का हेल्प जरूर लेंगे। अगर कहीं भी मुझसे कहीं मिस्टेक हुआ है, किसी प्रश्न का उत्तर में मुझसे मिस्टेक हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे एक बार मैसेज कर देंगे कि सर आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या किया है, गलत बताया है। मैं सही जो उत्तर होगा उसको क्या करूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा या पिन कर दूंगा अगर आप सही बताते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 54 नंबर का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न 54 और 55 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये जीके का भी प्रश्न है, बहुत लोग ऐसे आप लोग पूछ सकते हैं लेकिन काफी लोग नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी जब श्वसन की क्रिया होती है तो वहां पे जो वायु निकलती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 17%, 21%, 11%, 25%, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे काफी लोग बताएंगे 21%, लेकिन 21% क्या हमारा गलत आंसर है। यहाँ पे होगा हमारा 17%। यहाँ पे कहीं कहीं इसको देता है 16.5 भी दे देता है, 16.4 भी दे देता है, यानी 16.5 या 17 के आसपास हमारा क्या होता है करेक्ट ऑप्शन होता है। अब इसी प्रकार देखिएगा इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न दिया गया है 55 नंबर का प्रश्न कि श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों मिला के 21% होता है। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के 21% होता है। तो यहाँ पे अगर 17% ये है तो ये दोनों में अगर हमें क्या करना 21% लाना है तो 17 और 4 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4% हमारा आंसर हो जाएगा। इजिली आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये प्रश्न थोड़ा सा आपको जटिल लगता हो। अगर आप बुक पढ़े होंगे बायोलॉजी का, अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 56 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया गया प्रकाश संश्लेषण तो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है।
यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। आपको बताना है कि जो हमारा ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, शर्करा से निकलता है कि पर्णहरित से निकलता है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो मैंने देखा है बुक में, इसका आंसर दिया हुआ है जल से। आप लोग अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न हो गया। 57 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफी लोग क्या होंगे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे पौधों में श्वसन क्रिया होती है। जो पौधों में श्वसन की क्रिया होती है वो हमारा क्या होता है, केवल रात में होता है। यहाँ पे के का मतलब केवल से है, केवल रात में होता है, केवल दिन में होता है, दिन और रात दोनों होता है, कि केवल प्रातः काल में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एडिशनल प्रश्न यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिएगा, इसको पूछ सकता है कि पौधों में भोजन बनाने की क्रिया होती है। तो देखिए, भोजन बनाने की क्रिया तभी होगी जब हमारे पास क्या होगा, सनलाइट होगा। यानी सनलाइट में ही क्या होता है, जो हमारा भोजन पौधे क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, सनलाइट कब मिलता है, दिन में। अगर भोजन की बात करता है तो केवल दिन हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो श्वसन की क्रिया होती है हमारा क्या होता है, दिन रात दोनों में होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 58 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। आपको बताना है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो हस्तांतरण होता है किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, आयनों के रूप में होता है, यौगिक के रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, फिर हम आपको बता देते हैं सही आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा, सही आंसर जो होगा कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो हस्तांतरण होता है वो क्या होता है, यौगिकों के रूप में होता है। आपको याद रखना है, यौगिकों के रूप में। अगर कहीं भी डाउट होगा तो एक बार आप लोग वेरीफाई जरूर करेगा। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं 59 नंबर का प्रश्न। लेकिन अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ये काम कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में चल के आपको काफी अच्छा लाभ हो और आपका भी जो परसेंटेज हो 95% से ऊपर आए। मैं प्रत्येक विषय की तैयारी कराता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। हर एक विषय की मैं क्या करता हूं, तैयारी कराता हूं। अगर इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो प्रत्येक विषय की तैयारी आपका बिल्कुल फ्री में 100% होगा। बिल्कुल ये मेरी गारंटी है कि पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, आपको तैयारी कराऊंगा। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। अभी मेरे पास 2-3 महीने का टाइम है, तो जनवरी से मैं क्या करूंगा, मैराथन क्लासेज आपको स्टार्ट करूंगा। फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस लाइव क्लासेज आपको चलता ही है, और साथ में आपको फ्री में PDF नोट भी भेजा जाता है। तो चलिए लेके आते हैं 59 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, आपके सामने आ चुका है 59 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि किस क्रिया में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यानी कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। उस क्रिया को आपको नाम बताना है। यहाँ पे कुछ क्रियाओं का नाम दिया गया है। वाष्प उत्सर्जन दिया गया है, रसारोहण दिया गया है, रसाकर्षण दिया गया है, परासरण दिया है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा वाला, रसारोहण की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, हमारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल और क्या होता है, खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलाऊं ताकि कम समय में हमारे क्या हो जाए, अधिक प्रश्न हो जाए। लेकिन आप लोग कमेंट करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। प्रश्न को बनाने में काफी मेहनत करना पड़ा है, काफी बोलना पड़ा है, तो एक बार सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करते हैं तो प्रत्येक विषय का आपको क्या हो जाएंगे, 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग खुद बोर्ड एग्जाम में देखिएगा। जब आप लोग पेपर दे के आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जब आप पेपर दे के आइएगा तो मैं लाइव रहूंगा। पिछले साल आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया था, जितना भी पेपर दे के लोग आए थे तो मैं सुबह में भी लाइव था कि ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। जो पेपर दे के स्टूडेंट आए थे उसका मैं सोल्यूशन भी कराता हूँ, या जो पेपर आप दे के आएंगे ना उसका मैं क्या करूंगा, लाइव आके सोल्यूशन भी कराऊंगा। बहुत सारी चीजें मैंने कराया था पिछले बार, आप लोग देख सकते हैं। लिस्ट 2022 का मिल जाएगा, वहां पे सारी चीज आपको देखने के मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने 60 नंबर प्रश्न लेके आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण होता है। आपको बताना है कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसका हस्तांतरण किसमें होता है। ये पौधों की बात किया जा रहा है। यहाँ पे पौधों में जो खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण होता है किसके द्वारा होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। फिलहाल सही उत्तर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग बता भी चुके हैं। यहाँ पे फ्लोएम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो भाई यहाँ पे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि 60 में से कितने, यानी 60 नहीं 61 प्रश्न हो जाएंगे ना, तो 61 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। अगर आपने क्या किया, 61 में से 30+ यानी 30+ क्वेश्चनों का उत्तर क्या किया है, आपने सही दिया है, तो मान के चलिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या है, बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और थोड़ा सा अपने मेहनत को और बढ़ाइए और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 61 नंबर का प्रश्न।
61 नंबर का प्रश्न दिया है, पादप किस प्रक्रिया में वायु को शुद्ध करते हैं। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है कि प्रजनन है। तो इसका आंसर काफी लोग जानते होंगे, बिल्कुल आसान है भाई। यहाँ पे पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, यानी यही प्रक्रिया ने वायु को शुद्ध करना हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, वायु को शुद्ध किया जाता है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए 61 नंबर का प्रश्न आपको लेके आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक पौधों के बारे में हम लोग बात किए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। 62 नंबर का प्रश्न रिलेटेड है हमारा ह्यूमन से। यहाँ पे पूछा जा रहा है हार्मोन क्या है। आपको बताना है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होता है, साधारण कार्बोनेट होता है, जटिल कार्बोनेट होता है। तो जल्दी से एक बार भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सही उत्तर मैं बता देता हूं कि जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके से भी रिलेटेड प्रश्न है, काफी लोग इसको पूछ भी लेते हैं। आपको बताना है कि सामान्य मानव मस्तिष्क का जो भार होता है कितना होता है। आपको जल्दी से बताना है कि जो हमारा मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता दीजिए। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो अलग अलग आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई वो होगा 1300 से 1400। यहाँ पे 1300 से 1400 ग्राम का क्या होता है हमारा, यहाँ पे मस्तिष्क का क्या होता है, भार होता है। क्लियर है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और दिया है कि मादा लिंग हार्मोन बनता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है, मादा लिंग हार्मोन यहीं पे बनता है। ठीक है ना, ये क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 65 नंबर का प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निषेचन के बाद फल में बदलता है। आपको बताना है कि जो दिया हुआ देखिएगा, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बायदल होगा, पुंकेसर होगा, अंडाशय होगा या चौथा वाला होगा। तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे अंडाशय होगा। यानी ये जो होता है ना वो क्या होता है, निषेचन के बाद फल में बदलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है और हर साल इसको पूछा भी जाता है। तो एक बार इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 66 नंबर का प्रश्न को लाइक नहीं किए होंगे, एक बार लाइक करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं मेरे भाई 66 नंबर का प्रश्न। तो चलिए सुनो, आपके सामने आ गया है 66 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल अलग प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है, यानी जो पतझड़ आप जो जानते हैं कि पौधों की पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती हैं, उसको मतलब करने के लिए कौन सा हार्मोन क्या होता है, भूमिका निभाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। काफी लोग इसका उत्तर नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते होंगे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, तीसरा वाला होता है। ये जो हमारा अम्ल होता है ये हार्मोन्स के रूप में होता है, यही क्या होता है पतझड़ में हमारा क्या होता है, भूमिका निभाता है। यही हमारा क्या होता है, पतझड़ में भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस प्रश्न में, जिनको अच्छी तरह से तैयारी नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये 67 नंबर का प्रश्न दिया है कि मटर में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया जाता है। यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों में क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी की संतान होती है, क्या होंगी, दो पौधे हैं, एक हमारा क्या है लंबा है, एक बौना है। तो दोनों में संकरण कराया जाएगा। जो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त होंगे उनके मतलब संकरण से जो भी नया पौधा बनेगा पहली बार, तो क्या होगा, शुद्ध लंबे पौधे बनेंगे, शुद्ध बौने पौधे बनेंगे, संकर लंबे बनेंगे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने बनेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। यहाँ पे जिनको इसका आंसर नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये जो पौधे बनेंगे उनको बोला जाता है संकर लंबे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संकर लंबे। क्लियर है। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 68 नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चलिए बहुत शानदार, यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रश्न का उत्तर काफी लोगों ने सही कमेंट किया है, और ऐसा होना भी चाहिए। आपके पास ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल बताना भी चाहिए। आपको पता है ना, ये जो प्रश्न होता है लगातार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पे मेंडल ने किस पौधे को लिया था। तो मेंडल ने क्या लिया था, मटर के पौधे को लिया था। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मटर। चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि आने वाला जो भी स्टूडेंट क्या करे इस वीडियो को देखे तो वहां पे मतलब नाम पता चले कि किस किस स्टूडेंट ने क्या किया है, सही कमेंट किया है। तो कमेंट बॉक्स को आपको क्या करना है, कमेंट से भर देना है। जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ताकि पता चले कि इस चैनल के स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल इस चैनल से प्रेम करते हैं।
मैं देखना चाहूंगा कि मतलब कितने स्टूडेंटों ने कितना कमेंट किया, मैं काउंट करूंगा और किसी न किसी लाइव क्लास में मैं बताऊंगा कि इस स्टूडेंट ने क्या किया, इतना कमेंट किया, इतने प्रश्नों का क्या किया है, सही उत्तर दिया है। तो आपको कमेंट बॉक्स को क्या करना है, कमेंट से भर देना है। अगर हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे क्या हो जाए, पूरी तरह से तैयारी कर पाए और विज्ञान में उनका एक भी नंबर न कटे। तो चलिए लेके आते हैं आपके सामने 69 नंबर का प्रश्न। यहां पे दिया गया है कि आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक है। आपको बताना है कि आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक क्या है। डीडीटी है, डीएनए है, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यहां पे देखिएगा जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहां पे मैं बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। यहां पे जो 69 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको होगा डीएनए। जो डीएनए होता है वही क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक होते हैं। डीएनए के नाम आप लोग सुने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सीआईडी देखे होंगे तो वहां पे क्या होता है, जो डॉक्टर सालुंके होते हैं क्या करते हैं, बहुत डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सीआईडी देखता है और कितने लोगों को सीआईडी पसंद है, ये भी क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं कि 70 नंबर का प्रश्न दिया है कि जीन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो जीन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए काफी लोगों ने सही बताया है कि यहां से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए 71 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि आनुवंशिकता के जनक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आनुवंशिकता के जनक हैं। जल्दी से बताइए कौन है। यहाँ पे पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा भी दिखाई दे रहा है, तीसरा, चौथा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल ही क्या है, आनुवंशिकता के क्या है, जनक माने जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे 71 प्रश्न यानी आपका लमसम 72 प्रश्न क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 72 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है, तो जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बेहतरीन आप लोगों ने उत्तर दिया है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, लेके आते हैं आपके सामने 72 नंबर का प्रश्न। बिल्कुल 101 प्रश्नों को देखेंगे और 101 पता है कि नहीं कितना अच्छा नंबर है, ठीक है ना। ये बिल्कुल शुभ नंबर है। तो आपके साथ भी अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होगा, अच्छा ही होगा। आपका भी परसेंट मैं आशा करूंगा, माशाल्लाह से कामना करूंगा कि 95% से ऊपर भी आए और आप लोग क्या करें, अपने माता पिता का नाम क्या करें, रोशन करें। तो चलिए लेके आते हैं आपके सामने 72 नंबर का प्रश्न। तो सुनिए आपके सामने आ चुका है 72 नंबर का प्रश्न। यहां पे दिया हुआ है कि पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा। तो आपको बताना है किसी पुष्प में लाल जो रंग है लक्षण प्रभावी लक्षण है, तो आपको बताना इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा। जल्दी से बताइए। बौना पौधा, गोल बीज, सफेद पुष्प, हरे बीज, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे चलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफेद पुष्प क्या होगा, इसका विपरीत या तुलनात्मक क्या होगा, लक्षण होगा। क्लियर है ना। चलिए यहां तक तो हमारा क्या था, बायोलॉजी का प्रश्न था। लेकिन यहां पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे क्या होंगे, आपको मिक्स प्रश्न मिलेंगे, यानी आपको बायोलॉजी के भी प्रश्न मिलेंगे, फिजिक्स के भी प्रश्न मिलेंगे और केमिस्ट्री के भी प्रश्न मिलेंगे। तो यहां पे 73 नंबर के आगे जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको क्या है, मिक्स प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि अगर विज्ञान में अगर चाहते हैं कि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे, पूरी तरह से तैयारी हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 73 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत जनित रूपांतरण करता है। आपको बताना है कि जो विद्युत जनित्र होता है, जनरेटर होता है, डायनेमो होता है, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे प्रश्न आपको पीछे भी देखने के लिए मिले थे। तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे अभी बहुत सारे प्रश्न है। यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, आपको देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है। आपको बताना है कि जो ब्रिक होता है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे होता है, यानी ब्रिक का जो काम होता है, अभी मैंने इसके पहले बताया था कि ब्रिक का जो काम होता है वो क्या होता है, उसी को प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे पूछ दिया है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये क्या है, उस सर्जन से क्या होता है, संबंधित होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 75 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जन्म होता है, मुकुलन के द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं ना कहूं कमेंट करने के लिए, फिर भी आप लोग नंबर डाल के कि प्रश्न नंबर 75 का उत्तर क्या है, ईस्ट में।
ठीक है ना। ऐसे आपको प्रश्न नंबर डाल के क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि इस वीडियो को अगर कोई भी देखे और कमेंट सेक्शन में जाए तो आपका नाम क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसको भी लगे कि हाँ ये जो लड़का है काफी अच्छा है पढ़ने में और क्या किया है, बहुत अधिक कमेंट किया है। क्लियर हो रहा है ना, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी ना आप बता पाएंगे कि 101 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। मैंने बोला है ना कि 101 में से अगर 50 प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही कर देते हैं तो आपको मान के चलिए तो आपकी तैयारी क्या है, तीनों विषय में बहुत अच्छी है, यानी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और आपका फिजिक्स में तैयारी बहुत अच्छी है। तो अपने आप को कब पहचानेंगे, जब आप 101 प्रश्नों को देखेंगे तभी ना आप बता पाएंगे कि कितने प्रश्नों का आपने क्या किया सही उत्तर दिया है। तो थोड़े से और प्रश्न देखे हैं, इतना वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 20-25 प्रश्न और है। चलिए आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। आपके सामने लेके आते हैं हम 76 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि अधातु है, यहाँ पे बताना है कि हमारा पोटेशियम है, यहाँ पे फ्लोरीन है, कि एल्युमिनियम है, कि हमारा सोडियम है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे 76 नंबर का यहाँ पे उत्तर भी मैं बता देता हूँ कि देखिएगा ये भी हमारा धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु, हमारा क्या है फ्लोरीन, जो हमारा क्या होता है अधातु होता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है 77 नंबर का प्रश्न दिया गया, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए काफी लोग बता रहे हैं कि मीटर है, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है, और दूरी के लिए मीटर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, मिलीमीटर भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो 77 नंबर प्रश्न हो गया। आपके सामने लेके आते हैं 78 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 78 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो आपको याद एक शब्द याद रखना है, अनिल याद रखना है। अनिल शब्द आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीले को लाल कौन करता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं अनिल, अनिल क्या होता है, अ से अम्ल हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, लौ से लाल हो जाएगा, यानी अम्ल होता है, नीले को क्या करता है लाल कर देता है। तो यहां से हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 से कम कौन सा मान है, तो पहला वाला हमारा 6 है। तो ये शब्द आप लोग याद रखेंगे, अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसका पीएच मान क्या होगा, हमारा 7 से कम होगा, तो यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। मतलब इनमें से कौन ऐसा है कि जो हमारा पराबैंगनी किरण निकलती है उसको पृथ्वी से आने से रोकता है। आपको बताना है क्लोरीन परत है, ऑक्सीजन परत है, ओजोन परत है, हाइड्रोजन परत है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दूसरा वाला हो जाएगा, ओजोन परत क्या होता है, पराबैंगनी किरणों को हमारा पृथ्वी तक आने से क्या करता है, रोकता है। अगला प्रश्न 80 नंबर का प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। आपको बताना है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो काफी लोग सही भी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 81 नंबर का प्रश्न कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन क्या है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन तीसरा वाला होगा, CH3, यहाँ पे PO4 का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 82 नंबर का प्रश्न है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। जो हमारा भ्रूण यहाँ पे हो जाएगा, भ्रूण नहीं यहाँ पे भ्रूण रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको पोषण कौन देता है, कहां से मिलता है इसको पोषण, अंडाशय से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, ब्रेक से मिलता है, कि फैलोपियन ट्यूब से मिलता है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे मैं बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा जो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, एक स्त्री हमारा जनन तंत्र का क्या है एक भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा से क्या होता है यहाँ पे पोषण मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 83 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन विषम पोषी नहीं है, यानी जो दूसरे पे क्या होता है निर्भर नहीं रहता है। तो फफूद, इष्ट, फीता कृमि, मनी प्लांट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मनी प्लांट हो जाएगा। ये क्या होता है, विषम पोषी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 84 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगातार पूछा जाता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल आसान है। तो 84 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो सबसे पहले इसका उत्तर क्या करेगा कमेंट करेगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद, ठीक है ना, तो मैं उसका कमेंट क्या करूंगा पिन कर दूंगा। और जो भी क्या होगा इस वीडियो को कभी भी देखेगा तो आपका कमेंट सबसे पहले हाईलाइटेड होगा। तो जल्दी से जितने लोग ज्वाइन है 84 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे एक बार कमेंट करेंगे। वहां पे आपको लिखना है
प्रश्न लिख देना है, प्रश्न संख्या 84 और उत्तर डाल के आपको लिख देना है। तो जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा। इन फ्यूचर कोई भी इस चैनल पे आएगा, कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो कमेंट करने जाएगा तो आपका नाम सबसे पहले क्या होगा, कमेंट में होगा। तो वो भी जान जाएगा कि हाँ ये लड़का क्या है, बहुत एक्टिव है और इसने क्या किया है, सबसे पहले कमेंट किया है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके आइए। फिलहाल आपके सामने लेके आते हैं 85 नंबर का प्रश्न। तो चलिए सुनिए, आपके सामने आ चुका है 85 नंबर का प्रश्न। यहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीन प्रारूप है जो शुद्ध गोल बीजों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो इसका भी कमेंट आप लोग जल्दी से कर दीजिए। और यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं, यहाँ पे RR क्या होता है, हमारा गोल बीजों को क्या करता है, प्रकट करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है फिजिक्स से। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती है, एक दूसरे पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है कि परस्पर काटती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये कभी भी क्या करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा वाला हो जाएगा। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है कि जो हमारा 86 नंबर का प्रश्न है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 87 भी आपके सामने लेके आते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं ताकि पूरा का पूरा प्रश्न, काफी समय हो गया है और हो सकता है आप लोग का भी डाटा वाटा खत्म हो गया होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। और फिलहाल मैंने तो इसको अपलोड किया था तो मुझे रात में इसको अपलोड करना पड़ा ताकि मेरा पूरा डाटा इसमें यूज हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए एक बार चेक कर लेंगे और एक बारी में नहीं देख पाते हैं तो इसको दूसरी बारी क्या करेंगे, वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आपके सामने 87 नंबर का प्रश्न दिया गया है, अब खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा और इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर हो जाए। यहाँ पे कह रहा है कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, उस दर्पण का क्या नाम है। आपको मैंने इस चीज को शायद बताया भी था और नहीं बताया हूं तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो दर्पण होता है ना, यहां पे क्या करता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। इसमें सिर्फ जो भूमिका होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है सदैव क्या होता है, सीधा बनता है। क्लियर है ना। आपको याद रखना है कि सदैव सीधा जो बनता है वो क्या होता है, समतल या उत्तल में। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि समतल या उत्तल। क्लियर है ना। यहाँ पे दोनों होगा, समतल या उत्तल, सिर्फ उत्तल नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आता हूं। यहाँ पे लेके आता हूं 88 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम, यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ओम के नियम से, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एक बार जल्दी से आप लोग बताइए फिर हम बताते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पे देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, यानी हमारा यहां पे जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फ्लेमिंग के हम लोग दाएं हाथ के नियम से क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को हम लोग बताते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 89 यानी 89 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनता है, यह कहलाता है। जो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का परत बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। एनोडिंग कहते हैं कि कैटिनेशन कहते हैं कि विषमरीकरण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एनोडीकरण। मैं थोड़ा सा कमेंट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इस वीडियो को एक लाइव की तरह चला रहा हूँ तो यहाँ पे मैं काफी लोग का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। मैं बाद में क्या करूंगा, आपके कमेंट को पढ़ लूंगा और हर्ट जरूर दूंगा, आपको लाइक करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन होता है आपको हर्ट देने का और आपके कमेंट को लाइक करने का, रिप्लाई करने का। तो उसका भी जिस प्रकार आप लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी क्या करूंगा, आपके कमेंट में क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा और आपके कमेंट को लाइक करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भाई मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई करना और आपके कमेंट को लाइक करना। तो अगर आप करेंगे तो मैं भी कर दूंगा। चलिए यहाँ पे 89 खत्म हो गया, उसके बाद हम 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं हमारे सामने क्या आता है। तो यहाँ पे सुना आ चुका है 90 नंबर का प्रश्न। 10 प्रश्न और हैं, 10 या 11 प्रश्न और होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। आपके पास दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, यहाँ पे दिया है ट्रिप्सिन, लाइपेज की आपको दिया है एमाइलेज। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसको बोला जाता है एमाइलेज पाया जाता है, यही हमारा क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लगता होगा कि पेप्सिन पाया जाता है, तो एक बार गूगल करके देख लीजिए, अपने टीचर का हेल्प ले लीजिएगा। लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपको दूसरा वाला होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 91 नंबर का प्रश्न है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, ब्रिक में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, हृदय में होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मूत्र का यानी यूरिन का जो हमारा
हमारा निर्माण होता है, कहां पे होता है? तो काफी लोग सही आंसर बता रहे हैं, ब्रिक हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 92 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो यानी चेंबर जो होते हैं, कितने चेंबर होते हैं? हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? जल्दी से आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये कि कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। आपको पता है कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले होता है, 4 हमारे क्या होते हैं, चेंबर बने होते हैं। क्लियर है ना? ये प्रश्न 92 नंबर का क्लियर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 93 नंबर का प्रश्न है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। 4x 2x 3x और यहाँ पे x दिया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि द्वार कोशिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? जड़ों में, वात, रंध्रों में, इनमें से सभी में। जल्दी से बताइए कि द्वार कोशिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समय अधिक हो गया है तो प्रश्न को थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा रंध्रों में, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का नाम डाल के और उसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, जिस प्रकार मैंने हीटर का पूछा था, तो हीटर क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो बिजली का जो बल्ब आता है, जैसे पुराना वाला जो बल्ब आता था 100 वाट का, तो उसमें किससे बना होता है? तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे टंगस्टन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो 95 नंबर का प्रश्न हो गया मेरे भाई। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहले 101 प्रश्नों को, उसके बाद हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100% आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीजें करेंगे तो आपका पूरा का पूरा आपको अच्छा परसेंटेज मिलेगा। तो चलिए पहले प्रश्नों को करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो चलिए 95 प्रश्न हो गया, 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए सुना, आपके सामने आ गया है 96 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? जल्दी से आपको बताना है कि आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, वहां पे आपको बताना है कि द्वितीय समूह में दूसरे वर्ग में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका MC हो जाएगा। ये क्या होता है? दूसरे समूह में पाया जाता है, यानी द्वितीय समूह में पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं 97 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल से सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है, आसानी से निकल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसको भी कमेंट करते हैं। 97 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं नहीं कराता हूं, मुझे आंसर पता है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि आपने क्या किया, इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर आप लोग कहें कमेंट सेक्शन में 97 नंबर लिख के इसका सही उत्तर कमेंट करते हैं कि कितना एम्पियर होगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा हाँ मेरे स्टूडेंटों ने क्या किया है, इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो मैं यहाँ पे एक टारगेट आपके लिए दे रहा हूं कि लाइक का जो टारगेट था मेरा 100 था, 100 लाइक था, अभी तक आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है। और यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न और एक प्रश्न और मैंने दिया था, तो यहाँ पे क्या करना, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कमेंट करना है। चलिए आपके सामने लेके आते हैं 98 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है, वायु में, जल में कि कांच में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्वात। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। H2SO4 आपका क्या है, अम्ल है, और अम्ल का आपको पता ही है कि अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है, तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है सिंपल तरीका है कि अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है और क्षार का जो pH मान होता है 7 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 का जो pH मान हो जाएगा वो 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिएगा 100 नंबर का प्रश्न दिया है कि ओम के नियम के अनुसार धारा एवं विभवांतर में ग्राफ बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए वैसे तो 100 हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने प्रश्न कराया है तो 101 आपका हो गया, काफी शुभ नंबर है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जब हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे किसके किसके बीच में, ओम के नियम के अनुसार जब धारा और विभवांतर में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, एक सीधी रेखा क्या होता है वहां पे प्राप्त होता है। तो हमारा ये हो जाएगा एक सरल रेखा में क्या होता है हमारा ग्राफ बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि वीडियो को एक बार क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करने की थोड़ा सा कृपा करेंगे ताकि मेरा भी सपोर्ट हो जाए। यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको 101 प्रश्न करा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे भाई, क्या आपने 50 प्लस क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है कि नहीं दिया है। 50 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही दिए होंगे, वो मान के चलिए बहुत अच्छा आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैंने पूरे किताब का हर एक चैप्टर का क्या किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा या मैंने गलत बताया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आपको
बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, 95% से ऊपर नंबर पाना है। आपको भी सब सपना है कि 95% से ऊपर नंबर पाना, तो आज ही मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। मैं क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में आपको लाइव क्लासेज प्लस पीडीएफ नोट प्लस मैराथन क्लास सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। पूरा का पूरा मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज से मैं तैयारी नहीं करा रहा हूँ। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, डेली मैं लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। कोई भी डेली आपको क्या करता है, लाइव क्लासेज प्रोवाइड नहीं करता है। मात्र एक ऐसा चैनल है जो डेली क्या करता है, फ्री लाइव क्लासेज प्रोवाइड करता है। और इसी का नतीजा है कि पिछले बार मेरे चैनल से पढ़ के स्टूडेंटों ने क्या किया है, 96% से ऊपर नंबर पाया। उनका भी वीडियो एक बार देखिए कि उन्होंने किस तरह से मेहनत किया था, कैसे पढ़ा था, ताकि उनका जो नंबर आया है काफी अच्छा आया है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग किस किस मतलब विषय का 100+ प्रश्नों का वीडियो चाहते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।